नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। बांग्लादेश में जो कुछ हालात पिछले काफी समय से बने हुए हैं, उसके बाद लगातार कई डेवलपमेंट्स, कई अपडेट उसमें हो रहे हैं। कल बीते दिन पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की खालिदा जिया, उनका निधन हुआ और भारत की तरफ से एक बड़ा कूटनीतिक जो रास्ता है वो अपनाया गया। खुद विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश ढाका गए। कुछ तस्वीरें वहां पर, तारिक रहमान जो कि खालिदा जिया के बेटे, जो कि 17 सालों बाद बांग्लादेश वापस आए, उनसे मुलाकात की भी आई। लेकिन इन सब के बीच मोहम्मद यूनिस, जिन्होंने ये आरोप भारत पर लगाया था कि उस्मान हादी, जिसकी हत्या के बाद बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंसा ऐसी भड़की जो कि बांग्लादेश को कहीं ना कहीं और ज्यादा खराब स्थिति में पहुंचा रही है। उस्मान हादी के हत्यारे भारत आ गए हैं, यह आरोप भारत पर लगाया गया था। लेकिन अब उस्मान हादी के हत्यारे ने एक बड़ा कबूलनामा किया है कि वो भारत में नहीं बल्कि कहीं और है। कहां वो है, इसे ज्यादा समझने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सीधा बांग्लादेश की राजधानी ढाका से शोएब साहब जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत शानदार तरीके से अपनी बात को वो रखते हैं, बांग्लादेश की स्थिति को वो रखते हैं और न्यूट्रल होकर सारी बातें करते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो चल रहा है वो कैसे नहीं होना चाहिए और कब तक वो खत्म होगा। शोएब साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका दोबारा से, और आपको बधाई सर कि आप इतनी मजबूती से पत्रकारिता वहां कर रहे हैं, इतनी तमाम चुनौतियों के बीच भी। क्या कुछ हालात सर वहां पर बने हुए हैं, ये भी बताइए, और जो एक्सक्लूसिव खबर आप हमें देने वाले हैं उस्मान हादी के हत्यारे के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन पाठक भाई। आप पहले तो आपको जागरण के पाठकों को सबको नए साल की शुभकामनाएं हैं। अभी जो ये उस्मान हादी की जो हत्या के बारे में आप जानते हैं कि ढाका की जो इस्लामी आतंकवादी हैं, उग्रपंथी हैं, भारत विरोधी जो ग्लोब ब्लॉक्स है, सब ने क्या कहा कि उस्मान हादी के जो खूनी हैं वो बांग्लादेश भारत बॉर्डर से भारत के अंदर चली गई और मेघालय की रामू हिल में है। तुरंत यूनुस की जो तानाशाही, इसने बांग्लादेश में जो भारतीय हाई कमिश्नर महोदय है प्रणब वर्मा साहब, उनको बुला के ले गई और कहा कि खूनी आपके देश में है, उसको वापस दीजिए। इसके किसी दिन बाद भारत से मेघालय पुलिस ने कह दी कि ऐसे कोई खूनी मेघालय में है नहीं। फिर भी जी। ये इस्लामी कट्टरपंथी ये नारा लगा रहे हैं भारत के खिलाफ और कह रहे कि भारत के इसको शरण दी, उस्मान हादी की खूनियों को शरण दे दी। जी। अभी क्या हो गया? अभी उस्मान हादी की जो जिसके नाम कह रहे थे, फैसल करीम मसूद, हाँ। खूनी खूनी, वो फैसल करीम मसूद दुबई में है। अच्छा। एक वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगा। उस वीडियो में बाकायदा उसने कहा कि जी। उस्मान हादी के कत्ल उसने किया ही नहीं, हाँ। और ये कह रहे हैं कि उस्मान हादी के साथ इसके जो रिश्ता है, ताल्लुकात थे, ये कोई रिश्वत लेन देन की, तो उस्मान हादी ने इससे 5 लाख टाका लिया था कुछ सरकारी काम दिलवाने के लिए। हम्म। हमें जो पता चला कि ये फैसल करीम मसूद ये बांग्लादेश से, ढाका से विमान बांग्लादेश एयरलाइन जो हमारे राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी है, उसी से दुबई गए हैं। जी। तो जब दुबई जाते हैं बांग्लादेश से, जरूर सरकार को पता है, इस तानाशाही को भी पता है, प्रशासन को। तो ये जानते भी इसने क्यों खामखा भारत के ऊपर इल्जाम दी, जी। इसकी भी एक वजह है। इसकी भी एक वजह है। देखिए, ये उस्मान हादी की जब मृत्यु हुआ, हत्या हुआ, जिस दिन हुआ उसी दिन ये फैसल करीम मासूद रात को दुबई चली गई और जल्दी जल्दी पाकिस्तानी आईएसआई ने कह दी कि ये जो जब उस्मान हादी का खून हुआ, जो हत्यारी है, उसके वो मास्क पहना हुआ था हम्म। और मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट। तो मास्क अगर पहना हुआ होता, पहन के कोई रहता है, इसको अमेरिकी एफबीआई सीआईए भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मास्क पहना हुआ बंदा कौन है। और हाँ। बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी, इसको पता चल गया कि मास्क पहना हुआ इसका नाम है फैसल करीम मसूद, और कहता है कि
बाद में कहते हैं मोटरसाइकिल को भी पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? कहते हैं नंबर प्लेट देख। और इसके एक हफ्ते बाद कहते हैं नंबर प्लेट मैन होल में मिला, ड्रेन में मिला। तो नंबर प्लेट कहता है ये फेक थे। अगर नंबर प्लेट फेक है, हम्म, खूनी मास्क पहना हुआ, आपको कैसे पता कि ये उस्मान हादी के खूनी मसूद फैसल करीम मसूद है? हाँ और पाकिस्तानी आईएसआई फेसबुक में आप देखेंगे, मेरे एक आर्टिकल भी आया, मैंने आपके साथ जी शेयर किया। वो फेसबुक में बाकायदा प्रोपेगेंडा शुरू कर दी कि भारतीय रॉ ने उस्मान हादी को मार दिया। हाँ वो पेज मैंने आइडेंटिफाई किया, उसे पाकिस्तानी नंबर है, लाहौर से चलाते हैं, सब कुछ मैंने एक्सपोज कर दिया है। तो अभी जब हमें सबको पता चल गई कि उस्मान हादी के खूनी है ही नहीं फैसल मसूद, हाँ जिसका नाम कह रहे आज तक यूनुस के तानाशाही, तो ये खूनी अगर सो कॉल्ड एक्यूज वो तो दुबई में है, तो भारत के ऊपर क्यों आप सर, उंगली उसकी उठाए? उसकी वीजा की कॉपी भी सामने आई है, वो भी आपने साझा की है हमारे साथ, हम दिखा भी जी, रहे हैं जी। वीसा की कॉपी भी दिखाई है कि वीसा है 5 साल के, 2022 में ही इशू हुआ। हाँ, तो तो उस्मान हादी यानी कि ये आ, अभी हाल ही में नहीं गया, ये पहले से दुबई में था। पहले से नहीं, ये दुबई में आता जाता है, ये बड़ा बिजनेसमैन है, 10 साल से अच्छा बिजनेस करता है। अच्छा। वो महीने सालों में लाखों टका की टैक्स देता है। सर, अभी इस व्यक्ति का नाम कैसे बीच में आया और कैसे लाया गया? क्या इसके पीछे कोई साजिश है क्या? देखिए, ये खून तो करवाया पाकिस्तानी आईएसआई ने, अच्छा और पाकिस्तानी आईएसआई ने करवाने के बाद कि ये उस्मान हादी के साथ ये फैसल उस जुमे के दिन में नमाज से पहले उस्मान हादी से बात कर रहा था, जी। सो कह दिया इसने मार दिया। अच्छा। खूनी वही है, मगर खूनी कोई और है। हाँ खून करवाया पाकिस्तानी आईएसआई ने हमारे बांग्लादेश की सिचुएशन को डिस्टेबलाइज करके, चुनाव को पीछे डेट को कैंसिल करने के लिए। हम्म और मैंने लगातार कहता रहा, आपके चैनल पे भी मैं भी अभी कहता हूँ ओपनली आपके न्यूज़पेपर में, कि उस्मान हादी के खूनी पाकिस्तानी आईएसआई है। और हाँ ये खूनी जो भी है वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर दोताला में ढाका सेल है, जो जी। चलाता है एक ब्रिगेडियर। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ पाकिस्तानियों को, कि आपके हाई कमीशन के अंदर ही ये खूनी है। अगर जी तुम हमें गलत प्रूफ कर सकोगे कर दो, मैं बहुत हाँ खुश हूंगा, मगर मेरे पास भी एविडेंस है। अगर वो डिनाई करेगा देन मैं एविडेंस लाऊंगा सामने। उस्मान हादी का खून ही पाकिस्तानी आईएसआई है। टीपू चंद्र दास का खून के पीछे भी पाकिस्तानी आईएसआई है। हम्म बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जो जाति संहार नहीं, अभी तो नरसंहार चल रहा है, इसके पीछे भी आईएसआई है। हम्म। कि आईएसआई बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करके हाँ बांग्लादेश में ऐसी एक हालत पैदा करना चाहते जहां चुनाव ना हो। क्यों? कि पिछले साल के जिहादी तख्तापलट के बाद पाकिस्तान को मौका मिला हम्म बांग्लादेश में कब्जा करने की। हम्म अभी पाकिस्तान के साथ है कौन असल से? जमात इस्लामी है और कट्टरपंथी है। हम्म। मगर ये इस्लामी कट्टरपंथी या जमात इस्लामी के वोट बैंक सिर्फ 7% है। जी चुनाव होता है तो पीएनपी आ जाएगा तख्ते पे। जी। अवामी लीग भी होता तो अवामी लीग आते। और अभी तो और भी मुसीबत हो गया एसआई के लिए, कि आज खालिदा जिया की जो जनाजा हुआ, जी उससे पहले भारत की फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी बांग्लादेश में आए। जी वो खालिदा जिया की फैमिली से मिले। जी। और इसमें एक वार्ता भी है भारत की, कि भारत की रिश्ता बांग्लादेश की आम जनता के साथ है। हम्म। भारत की रिश्ता कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ है नहीं। जी और ये शायद हमारे ये आशा है कि रहमान ने पिछले टाइम ने अगले में पीछे प्रीवियसली इन्होंने कोई गलत काम की, भारत के खिलाफ 10 ट्रक हथियार भेजने की कोशिश की उल्फा के पास। तो उनको भी अगर कोई महसूस हो कि भारत ही हमारे ओरिजिनल फ्रेंड है, हम्म और जयशंकर जी आए, पाकिस्तान ने तो ढोल बजाया रहा था कि इसाक हाँ दर आ रहे, उसके उसके फॉरेन मिनिस्टर आएगा, मगर आया तो नहीं इसाक दर। तो जी पाकिस्तानी लोग तो धोखेबाज है, धोखेबाजी करता है अभी। देखिए, चलिए अभी चुनाव आ गई, बांग्लादेश की इकोनॉमी हालत बहुत ही खराब है। जी। इन्फ्लेशन 8.4%, हम्म जीडीपी तो चली गई 4% से नीचे। हम्म 60 लाख लोग
बेरोजगार, खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, जी। फॉरेन करेंसी नहीं है, आप जो खाना खरीदेंगे वो भी नहीं सकेंगे, पैसा नहीं है, फॉरेन करेंसी जीरो हो जाए। सो अभी बांग्लादेश में एक फेमिन आने वाला है, फेमिन, दुर्भिक्ष, लोगों को खाना नहीं मिलेगा। और तारिक रहमान साहब के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, अगर वो चुनाव जीतता है, ये इकोनॉमी को ठीक करना। नहीं तो बांग्लादेश के लोग ईरान की तरह सड़कों में आ जाएगा, सरकार के खिलाफ खाना नहीं मिलेगा, भूखा होगा, हम्म। पॉलिटिक्स तो तोड़ा ही करेगा उस वक्त। जी। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी को अगर ठीक करना है, तो पाकिस्तान से आपको क्या मिलेगा? भिखारी मुल्क, भीख हम्म। मांगने की कटोरी भी नहीं है। हम्म। तो भारत के साथ हाथ बढ़ाना पड़ेगा। भारत ने बांग्लादेश को 71 से ही कॉपरेट किया, हेल्प किया, और जी। भारत ने हेल्प किया इससे, इसके जरिए 2009 से लेकर 24 तक बांग्लादेश के इतनी प्रसार हुआ। हमारे जो मेन इकोनॉमिक बैकबोन है, रेडीमेड गारमेंट, रॉ मटेरियल्स लगते हैं, कॉटन लगते हैं, तुला लगते हैं, सब भारत से आता है, कम जी। दाम में। जी। आप अगर ये किसी और मुल्क से खरीदेंगे, क्या हो जाएगा? ज्यादा प्राइस में। बिल्कुल, अभी और महंगाई वहां पर बढ़ जाएगी। एक मेरा जल्दी से सवाल सर ये है कि बांग्लादेश में ढाका में जो जनाजा खालिदा जिया का हुआ, उसमें भारतीय विदेश मंत्रालय के जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर साहब, वो भी वहां पर पहुंचे। सर सवाल ये है कि तारिक रहमान से उनकी मुलाकात हुई है। आप कैसे देखते हैं आने वाला समय में जो चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में, क्या तारिक रहमान ही प्रधानमंत्री होंगे? क्या ऐसा वहां पर अभी ये सिर्फ नैरेटिव ही गढ़ा जा रहा है, खबरें ही चर्चाओं में, या फिर सच में ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, श्री जयशंकर जी जब अब जो बांग्लादेश में आए, जी। तारिक रहमान साहब के फैमिली से भी मिले, जी। और जनाजा में भी शामिल हुए। सो भारत की तरफ से ये एक दोस्ती की वार्ता है। मगर तारिक रहमान साहब जीतेंगे चुनाव में, ये एक जमात इस्लामी की प्रोपेगेंडा है। क्यों? चुनाव के दिन रेफरेंडम हो रहा है, और रेफरेंडम में यूनुस क्या कर रहा है, जुलाई चार्टर को अप्रूव करवाएगा। हम्म। जब भी जुलाई चार्टर अप्रूव हो जाता है, वो हमारे संविधान के ऊपर प्रतिस्थापित हो जाएगा, रिप्लेस। सो हमारे संविधान हो जाएगा कैंसल, बातिल हो जाएगा। हम्म। पूरे संविधानिक जितने पोजीशन है, आर्मी चीफ का या प्रेसिडेंट का या चीफ जस्टिस, सब का तक नौकरी जाएगा। और यूनुस बन जाएगा आयातुल्ला, कि इसको एक रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी सरकार ये घोषणा करेगा। ये हम्म। जुलाई चार्टर में है, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। सो चुनाव के दिन 12 फरवरी, अगर तारिक रहमान भी जीतता है चुनाव, तो हम्म। यूनुस तो सुप्रीम लीडर बनेगा। अच्छा। बांग्लादेश तो रेवोल्यूशनरी कंट्री हो जाएगा, विप्लवी सरकार। तब क्या होगा? तारिक रहमान साहब अगर प्रधानमंत्री भी बनते हैं, ईरान की तरह प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो हाँ। नॉर्थ कोरिया की तरह प्रधानमंत्री जी का कोई पावर नहीं है। और जमात इस्लामी तारिक रहमान साहब को धोखा देने के लिए कह हम्म। रहे कि प्राइम मिनिस्टर हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर हो रहा है, क्योंकि वो खुश रहे। बल्कि वो जो इलेक्शन दिन में एक रेफरेंडम, यूनुस के जो लोग हैं, परसों आसिफ महमूद सजीब भुइया जो उसके एडवाइजर थे और जी। नेशनल सिटीजन पार्टी की लीडर है, उसने कहा कि अगर चुनाव के दिन रेफरेंडम जीतता है, हम्म। बांग्लादेश 100 साल आगे जाएगा। बांग्लादेश 100 साल आगे जाएगा, रेफरेंडम जीतेगा तो मतलब क्या है? मतलब है यूनुस ने जो, आप जानते हैं सितंबर में पिछले साल की, इस साल जी। की, जो एक पत्रकार को इंटरव्यू में कहा कि बंगाली चाहते हैं कि 5 साल, 10 साल, 50 साल तख्ते पे रहे। तो यूनुस तो तख्ता छोड़ने वाला है नहीं। हम्म। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात बाद में, यूनुस तख्ता छोड़ने वाला है नहीं। और यूनुस अच्छा। के साथ जमात इस्लामी रहेगा, कट्टरपंथी भी रहेगा। अभी तारिक रहमान साहब जब चुनाव लड़ रहे हैं, चलिए, मैं कह रहा हूं कि बीएनपी जीत गई, मगर ये रेफरेंडम से यूनुस तो बन जाएगा सुप्रीम लीडर, हम्म। और इसकी गवर्नमेंट हो जाएगा रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। सो यूनुस के तख्ते से हटाने के लिए तारिक रहमान साहब का एक एलाई की जरूरत है। और 1990 में जब बांग्लादेश में मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, जी। उसमें खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों बराबर एक साथ आ गई, और मिलिट्री डिक्टेटर इरशाद की पतन हो गई। हम्म।
सो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में मैंने और एक दिन आपको एक्सप्लेन किया चेतन भाई कि हमारे जो डेमोग्राफी है, वोट बैंक, हाँ। यहाँ जमात इस्लामी और इस्लामियों का सिर्फ 7%, अवामी लीग और बीएनपी की 40-40। जी। अब ये जमात एक फेक प्रोपागेंडा और भी कर रहा है कि जमात की पॉपुलरिटी 26% हो गई, 26%। ये फेक है, ओके। बिल्कुल ही फेक है। अभी तारिक रहमान साहब को जो चीज करना पड़ेगा एज ए जर्नलिस्ट, कि उनको एक एलआई की तलाश करना पड़ेगा, और वो एलआई कोई भी नहीं अवामी लीग के सिवा। सो लेकिन तब अवामी लीग तो सर बैन है। वही मैं कह रहा हूं कि तारिक रहमान साहब को अभी महसूस होना पड़ेगा कि अवामी लीग बैन रहेगा तो बीएनपी के लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हाँ। बीएनपी के कोई साथी नहीं है ये देश को मुक्त करने के लिए। यूनुस को मजबूर करने के लिए तुम पावर हैंड ओवर करो, यूनुस तो करेगा नहीं। 12 फरवरी आप देखेंगे यूनुस सुप्रीम लीडर बनेगा और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो हम्म। अभी तारिक रहमान साहब को नारा लगाना पड़ेगा, तर्कों में आना पड़ेगा विद द डिमांड कि अवामी लीग से बैन हटाओ, चुनाव की डेट चेंज करो, अवामी लीग को पार्टिसिपेट करने दो। चलिए हसीना जी के बारे में कोई कहने की जरूरत है नहीं, ये तो कोर्ट वाला बात है। मगर अवामी लीग अगर तारिक रहमान के साथ आ जाएगा, तब यूनुस जरूर मजबूर होगा कि ना चुनाव करके पावर हैंडओवर, नहीं तो यूनुस पावर हैंडओवर करने वाला है नहीं। हम्म। आज क्या हुआ, जो जनाजे पे जी। कम से कम 50 लाख हुआ खालिदा जिया की जनाजे में, और वहां यूनुस भी चले गई, और वो हाँ। भाषण देने की मंशा की। जैसे कि हादी के जनाजे पे यूनुस भाषण दी, वैसे ही आज भी वो भाषण देने की मंशा की। तारिक रहमान ने ये रिजेक्ट कर दी, अच्छा। क्योंकि ये तो ए, खालिदा जिया के जनाजा है। जी। इसमें तो बीएनपी के लोग आए, लाखों अवामी लीग के लोग भी आए हैं आज खालिदा जिया के जनाजे में। जनाजा है। शेख हसीना जी ने जो खालिदा जिया के लिए जो कंडोलेंस मैसेज दिया है, तो हम्म। अवामी लीग के लोग भी गए। अभी यूनुस भाषण देते क्या होते, लोगों को ये एक महसूस होता कि यूनुस ही बीएनपी के गार्जियन है। हम्म। यूनुस के कोशिश थे आज कि बीएनपी के गार्जियन बनने की, वो नाकामयाब हो गई, क्योंकि तारिक रहमान ने ये अलाउ नहीं किया। और उसके और भी एक वजह है कि इससे पहले ही तारिक रहमान जनाजा में आने से पहले ही जयशंकर जी से मिले, जी। एक वार्ता मिल गई, तारिक रहमान को भी एक मित्र मिला। तारिक रहमान को महसूस हो गई कि पाकिस्तान से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जी। और तारिक रहमान जिस दिन वापस आए, उस दिन उन्होंने एक शक्तिशाली एक वार्ता दे दी। हम्म। उसने कहा कि ही इज द यंगेस्ट प्रिजनर ऑफ वॉर। कि ओके। 1971 में जब हमारे जंग चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, जियाउर रहमान वाज अ फ्रीडम फाइटर। सो खालिदा जिया को, तारिक रहमान को पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में बंद करके रखा था जेल में, हम्म। प्रिजनर ऑफ वॉर। जब तारिक रहमान के दिमाग में आता है कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर थे, जी। इसके माता भी प्रिजनर ऑफ वॉर थे, तो तारिक रहमान के दिल में एक तो गुस्सा पैदा होगा पाकिस्तान के खिलाफ। और हमारे को लगता है कि ये कहने के पीछे ही एक वार्ता है पाकिस्तानियों को कहने के लिए कि भाई देखो, हमने भूला नहीं तुमने क्या किया। और आप देखेंगे कि तारिक रहमान ने एक बात कहा कि ही हैज अ प्लान। बिल्कुल। सो क्या प्लान है पता है नहीं किसी को, मगर हमारे को लगता है कि अगर उनको तख्ते पे आना है, अगर देश को फिर से हसीना जी के जमाने में जैसे देश प्रसार में, प्रोग्रेस में, प्रोस्पेरिटी में थे, वहां ले जाना है फिर से वापस। और देश में जो मॉबक्रेसी है, खून खराबा है, हिंदू के ऊपर नरसंहार सब बंद करना है, तो उनको एक स्ट्रांग गवर्नमेंट करना पड़ेगा। और स्ट्रांग गवर्नमेंट के लिए तारिक रहमान की एक ऑपोजिशन, स्ट्रांग ऑपोजिशन के साथ चाहिए। और वो स्ट्रांग ऑपोजिशन और कुछ भी नहीं अवामी लीग के सिवा। हम्म। सो हमारे को लगता है कि तारिक रहमान, अभी ये जो आज के जयशंकर जी की मीटिंग, और देखिए कि परसों ही पाकिस्तान ने घोषणा दिया कि इसाक दर आ रहे, उसके फॉरेन मिनिस्टर, जी। वो आए नहीं यार, क्योंकि पाकिस्तान को ये महसूस हो गया कि भारत आ गई,
जयशंकर आ गई, रिश्ता ठीक हो जाएगा, तब तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के लिए भिखारी है। भिखारी से हम्म। क्या मांगना है? बिल्कुल। यूनुस शायद भिखारी से मांगना चाहते कि यूनुस खुद ये ऐसे भीख मांग के गरीबों का नाम बेच के पैसा कमाया। तारिक रहमान तो ऐसा है नहीं। और तारिक रहमान 17 साल ब्रिटेन में थे, तो हमारे ये प्रत्याशा है, आशा है कि वो शायद वहाँ ये 17 साल में उनको बहुत कुछ महसूस हुआ, चेंज हो बिल्कुल। और जाएगा। और हो सकता है कि कुछ सुधार जो है वो आने वाले समय में बांग्लादेश की हालातों में हो। लेकिन अभी जो स्थिति है वो यही है कि कट्टरपंथियों का वहां पर बोलबाला है। लेकिन जिस तरीके की अब मैसेज तारिक रहमान वहां पर दे रहे हैं, आने वाले चुनावों में अगर वहां पर वो फेयर चुनाव होते हैं तो तारिक रहमान को बड़ी बढ़त वहां पर मिल सकती है, ऐसा तमाम रिपोर्ट्स, अब हम सर्वे कह रहे हैं। शोएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके पास भी समय की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जो एक्सक्लूसिव चीजें हमें बताने के लिए, और ये भी बताने के लिए कि कैसे उस्मान हादी का जो हत्यारा है उसने खुद ही ये बताया है कि वो दुबई में है, और जबकि भारत पर उसके भाग जाने के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, हमें समय देने थैंक यू। के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।